Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study physical change and chemical change. Now start the lecture and understand what is physical change. See, the change in which physical properties and state of substance changes, but there is no change in chemical properties. अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब हुआ? सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स टेस्ट ऑफ द एलिमेंट और सबस्टेंस, राइट, कलर ऑफ द सबस्टेंस, राइट, देन क्या हो जाएगा, शेप ऑफ द सबस्टेंस और एलिमेंट हो जाएगा, राइट. सो द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस विच मीन्स दैट यदि सबस्टेंस के टेस्ट में चेंज आ जाए, कलर में चेंज आ जाए, शेप में चेंज आ जाए, साथ ही साथ स्टेट ऑफ द सबस्टेंस आल्सो चेंजेस. स्टेट का मतलब क्या हुआ? जैसे सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंजेस हो जाए, या लिक्विड जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट में चेंजेस हो जाए, राइट. तो ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेस्ट, कलर, शेप, साथ ही साथ स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में परिवर्तन तो हो, परंतु केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैसे वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्टेंस हो जाएगा, साथ ही साथ एटॉमिक अरेंजमेंट, राइट. देखिए कोई भी कंपाउंड होता है तो उसमें एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है. जैसे H2O ये क्या होता है? वाटर होता है, राइट. यदि आप इसको H3O लिख देंगे तो ये क्या होगा? वाटर नहीं होगा, राइट. तो बहुत ही सिंपल है, राइट. द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स टेस्ट, कलर, शेप एक्सेट्रा एंड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस विच मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट चेंजेस, but there is no change in chemical properties, which means that there is no change in atomic rearrangement. Also, on removing the cause of the change, original substance is obtained. This is called physical change, right. तो यहाँ पर अगर आपको इसको 3 मार्कर में लिखना हो तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों बातों को मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि फिजिकल चेंज में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो ऑब्टेन किया जा सकता है, राइट. तो 3 मार्कर के लिए यहाँ पर सबसे बेहतर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, राइट. द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोष्टक, राइट, हम कोष्टक में लिख सकते हैं, राइट. तो द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेस्ट, कलर, शेप एंड स्टेट ऑफ द सबस्टेंस चेंजेस, but there is no change in chemical properties. Also, on removing the cause of change, original substance is obtained again. This change is known as physical change. For an example, हम यहाँ पर बात करते हैं the change of water into ice. देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जब when water changes into ice, तो वाटर का यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर जब आइस में चेंज होता है तो एक तो वाटर के शेप में चेंज हो जाता है, राइट, क्योंकि वाटर का जो शेप होता है वो वही शेप होता है जो कि जिस भी बर्तन में होता है, परंतु आइस का एक सॉलिड शेप आ जाता है, राइट. टेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस आता है, कलर में थोड़ा चेंजेस आता है. इसका मतलब वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, राइट, टेस्ट, कलर, शेप, उसमें तो चेंज हो जाता है, परंतु क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे आयनिक रीअरेंजमेंट ये चेंज होता है क्या? नहीं होता है, राइट. आइस का भी अगर आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो भी क्या होगा? H2O ही होगा. तो इस तरीके से जो चेंज होता है उसको ही क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंज कहा जाता है, राइट. तो यदि आप इतना लिख देंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क, right. So the change in which physical properties and state of the substance changes, but there is no change in the chemical properties. Also, on removing the cause of change, if original substance is obtained again, then this change is known as physical change. For an example क्या हो जाएगा यहाँ पर? The change of water into क्या हो जाएगा यहाँ पर? ice हो जाएगा. Now we will see the properties of क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज. तो
जो प्रॉपर्टीज है ये भी 5 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट इज फिजिकल चेंज, राइट, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को हम समझ चुके हैं, अब हम जो है प्रॉपर्टीज को यहाँ पर समझेंगे। तो पहला तो क्या हो जाएगा, इन फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेस्ट, शेप, कलर जो है इनमें ही क्या होता है, परिवर्तन होता है, राइट। एंड जो केमिकल चेंज है वो डू नॉट टेक प्लेस, राइट। तो पहला क्या हो जाएगा, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, substance or element like state, color, smell, etc. changes, but there is no change in chemical properties. Second क्या हो जाएगा, after removing the cause of physical change, the original substance or original matter can be obtained again, right. तीसरा क्या हो जाएगा, there is no molecular or ionic rearrangement, right. There is no molecular and ionic rearrangement. जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2H2 प्लस का O2, जब ये केमिकली एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है या आयोनिक अरेंजमेंट है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर। तो यहां पर देयर इज नो मॉलिक्यूलर, राइट, देयर इज नो मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक रीअरेंजमेंट। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ यहां पर आप ये भी महत्वपूर्ण बात याद रखें कि देखिए नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड इन दिस चेंज, राइट, नो न्यू मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जब केमिकल चेंज होता है, जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें नया मटेरियल बनता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ऑक्सीजन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, राइट। व्हेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर, तो उससे क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो भी फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनसे अलग यहाँ पर वाटर बनता है, जिसकी फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, अर्थात ये मैटर ही क्या होता है, अलग होता है, राइट। तो यहाँ पर जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो उसमें यहाँ पर जो है न्यू मटेरियल इज ऑब्टेन्ड, बट फिजिकल जो चेंज होता है उसमें नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड और नो न्यू मटेरियल इज ऑब्टेन्ड। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ चांसेस दैट you may get a question in the mains examination, what is the difference between physical change and chemical change। तो टॉपिक वही है, 5 से 6 टॉपिक जो है, सॉरी 5 से 6 फैक्ट को अगर आप याद रख लेंगे सो यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देयरफॉर मैं आपको यहाँ पर दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ, राइट। फिफ्थ क्या हो जाएगा, द फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी। क्यों टेम्पोररी होता है, क्योंकि यदि हम इसमें से जो कॉज ऑफ चेंज है, right, if we remove the cause of change then original substance can be obtained, right। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, टेम्पोररी माना जाता है। साथ ही साथ जो इनिशियल स्टेट है, मटेरियल की जो इनिशियल स्टेट है, कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू फिजिकल मेथड, राइट। तो फिजिकल मेथड से इसको शुरुआती अवस्था में लाया जा सकता है, राइट। साथ ही साथ द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज इज नॉट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। तो जो डिफरेंट जो भी मटेरियल होता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज में और कंपोजिशन में क्या होता है, समान ही होता है। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाटर इज चेंजिंग इनटू आइस, तो यहाँ पर वाटर की और आइस की दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, समान रहेगा, राइट। तो बिल्कुल इजी है, साथ की साथ चीज़ें आपको याद होना चाहिए ताकि जब आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को कंपेयर कर सकें तो चीज़ें आपके दिमाग में रहें। पहली चीज़ क्या हो जाएगी, राइट, कि the change in which physical properties and state of the substance changes but there is no change in chemical properties। second क्या हो जाएगा, after removing the cause of change original substance can be obtained again। third, there is no molecular and atomic rearrangement। fourth, in physical change
नो न्यू मटेरियल इज ऑब्टेन्ड, राइट। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, दिस चेंज इज टेम्पोररी, वाई, बिकॉज आफ्टर रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज इसको अगेन इसकी इनिशियल स्टेट में लाया जा सकता है, राइट। फिर इस फिजिकल चेंज में जो इनिशियल मैटर है उसको फिजिकली मेथड से इनिशियल स्टेज में लाया जा सकता है। साथ ही साथ द सबस्टेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन, राइट, इनिशियल मैटर से ही क्या होता है, इनिशियल मैटर के समान ही होता है, राइट। नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, राइट, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस वी हैव स्टडीड इट। सेकंड क्या हो जाएगा, डिसॉल्विंग शुगर इनटू क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। देन थर्ड क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो इसमें भी जब वैक्स मेल्ट होगा तो वैक्स के शेप में चेंज आएगा, राइट, वैक्स के शेप में चेंज आएगा और स्टेट में चेंज आएगा, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और साथ ही साथ उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा। सेपरेशन ऑफ मिल्क एंड क्या हो जाएगा, क्रीम हो जाएगा। यहाँ पर आप समझें, देखिए मिल्क से क्रीम को निकालना ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल जो है रिएक्शन नहीं हो रही है। परंतु यदि आप यहाँ पर, राइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, राइट, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, राइट, तो कोगुलेशन ऑफ जो मिल्क है ये एक कैसा होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि जब मिल्क का कोगुलेशन होता है या स्कंदन होता है या जिसको हम हिंदी में कहते हैं थक्का बनना या फटना, वो केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। अर्थात जब मिल्क का कोगुलेशन हो जाता है तो आप उसको रिवर्स करके पुनः मिल्क के रूप में उसको प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु यदि आप क्रीम को, राइट, अलग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ मिल्क एंड क्या हो जाएगा, क्रीम हो जाएगा। देन एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। तो ये दोनों ही एग्जांपल जो है कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको याद रखना है सेपरेशन ऑफ मिल्क एंड क्रीम इज अ फिजिकल एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम कर्ड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। देन सब्लिमेशन, टर्निंग ऑफ पेपर, आप कोई भी कागज को लीजिए उसको फाड़ दीजिए, वो फिजिकल चेंज होगा। देन वेपोराइजेशन ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो वाटर चाहे फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो वेपोराइज हो जाए, ये क्या होगा, फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल होगा, राइट। इफ यू हैव अंडरस्टूड फिजिकल चेंज प्रॉपरली तो केमिकल चेंज आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा, राइट। डेफिनेशन भी वही रहेंगे, पॉइंट्स भी वही रहेंगे, कुछ कुछ जगह पर हमको चेंज करना है तो वो देखना है, राइट। द चेंज इन विच there is a change in physical properties, state of the substance also as well as the change in chemical properties। तो जो पुरानी डेफिनेशन उनके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो the change in which physical properties and state of the substance changes, also there is change in chemical properties as well। Also on removing the cause of change, on removing the cause of change, original substance is not obtained, original substance is not obtained again, this change is known as chemical change। तो वही कोई डेफिनेशन, बस वर्डिंग चेंज करनी है, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज भी होता है और इसको पुनः जो इसको ओरिजिनल सब्सटेंस है या इनिशियल जो स्टेट है वो प्राप्त नहीं हो सकती है। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। द चेंज इन विच, right, the change in which physical properties of the substance, state of the substance changes, also there is a change in chemical properties as well। Also on removing the cause of chemical change, the original substance is not obtained again, then this change is known as chemical change। For an example, corrosion और क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, राइट। अब रस्टिंग में क्या होता है, देखिए corrosion and rusting of iron is an example of chemical change, क्योंकि जब आयरन, राइट, Fe comes in contact with oxygen, राइट, तो उससे क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, राइट। तो 3O2 2Fe, तो ये क्या बनता है,
O3। चलिए, तो Fe2O3 बनता है, राइट, जिसको ही क्या कहा जाता है, फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। यहां पर हो जाएगा 4Fe, राइट, 4Fe प्लस का 3O2FeO3, करेक्ट, राइट। तो जब जो आयन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या होता है, उससे जो आयन है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और उससे फेरिक ऑक्साइड बनता है, और फेरिक ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है, राइट। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा। तो कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ chemical change. Now we will see the chemical changes, the properties of the chemical changes. Here 5 marker question may be asked, what is a chemical change, what are the properties of chemical change, right? So definition of chemical change we have studied, right? Now we will see the properties of chemical change. First क्या हो जाएगा, right? In chemical change, the physical properties of a substance, for an example, taste, shape, color changes and state of the substance also changes. तो physical change में physical properties और state of the matter जो है changes होती हैं, साथ ही साथ there is also change in the chemical properties also. Second क्या हो जाएगा, on removing the cause of change, original substance is not obtained again. Third, there is a molecular and ionic rearrangement in this change. For an example, 2H2 and क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, तो here 2H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है आयोनिक और मॉलिक्यूलर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो देयर इज अ आयोनिक रीअरेंजमेंट। तो जो हमने फिजिकल चेंज में जो 7 के 7 पॉइंट लिए थे, वही के वही 7 पॉइंट जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, तो फर्स्ट में आप लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज एंड डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पहला अंतर तो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज में, राइट, फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में और स्टेट में चेंजेस होता है, परंतु केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होता है। परंतु यहाँ पर केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टेट ऑफ द मैटर, इनमें चेंज होता है, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होता है। दूसरा, कॉज ऑफ द चेंज को यदि हटा लिया जाए तो फिजिकल चेंज में ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन, बट यहाँ पर अगर कॉज ऑफ चेंज को हटा लिया जाए तो ओरिजिनल मटेरियल इज नॉट ऑब्टेन्ड अगेन। थर्ड क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज में देयर इज नो आयोनिक और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, बट इन केमिकल चेंज देयर इज मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक रीअरेंजमेंट। फोर्थ इज no new material is obtained in physical change, but in chemical change new material is formed. For an example, here hydrogen और oxygen, तो दोनों दो अलग क्या हैं, यहाँ पर दोनों की दो अलग एलिमेंट हैं, दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, और इनके मिलने से यहाँ पर वाटर बनता है जो कि इन दोनों से क्या होता है, अलग होता है, विच मीन्स दैट न्यू मटेरियल इज ऑब्टेन। फोर्थ, द केमिकल चेंज इज परमानेंट। जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पोररी होता है, जबकि केमिकल चेंज परमानेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर कॉज ऑफ चेंज को हटा भी लें तब भी जो ओरिजिनल सब्सटेंस है या ओरिजिनल मटेरियल है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देन 6, इन फिजिकल चेंज में द इनिशियल स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय फिजिकल मेथड, परंतु यहाँ पर द इनिशियल स्टेज कैन नॉट बी रीगेन्ड बाय फिजिकल मेथड। हाँ, केमिकल मेथड से जो है इनिशियल स्टेज प्राप्त हो सकती है, परंतु फिजिकल मेथड से जो इनिशियल स्टेट है कैन नॉट बी रीगेन। देन 7th क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इन कंपोजिशन।
तो जो न्यू मटेरियल होता है वो ओरिजिनल मटेरियल से डिफरेंट होता है और उसका केमिकल कंपोजिशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। फर्स्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस बाय विच हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर रिलीज्ड। तो हाइड्रोलिसिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर बर्निंग हो जाएगा, राइट, बर्निंग हो जाएगा। जैसे कोल है, कोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है। तो बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल, राइट, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल रिएक्शन। देन कुकिंग, देन कोगुलेशन ऑफ मिल्क हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ध्यान रखना, सेग्रीगेशन ऑफ मिल्क एंड क्रीम, मिल्क एंड क्रीम को अलग अलग करना फिजिकल चेंज होता है। साथ ही साथ कोगुलेशन ऑफ मिल्क जो वो केमिकल चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये क्या होता है, यहाँ पर केमिकल चेंज होता है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। वी हैव अंडरस्टूड दैट, राइट। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, और उसका क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कैंडल, राइट। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, राइट, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। कैसे, देखिए, जब कैंडल बर्निंग होती है तो उसमें वैक्स बर्न्स एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वैक्स बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। साइमल्टेनियसली जो सॉलिड वैक्स चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, तो यहां पर केवल और केवल स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा, राइट। तो व्हेन वैक्स वंस, जब वैक्स जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये एग्जांपल हो जाएगा केमिकल चेंज का, राइट। जब वैक्स लिक्विड स्टेट में होता है तो वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल होता है। देयरफॉर बर्निंग ऑफ कैंडल इज द एग्जांपल ऑफ बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। क्लियर। नाउ वी विल सी द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो जो प्रोसेस होती है उसको ही क्या कहा जाता है, रिएक्शन कहा जाता है, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा चेंज होना चाहिए यहाँ पर, केमिकल चेंज, नॉट फिजिकल चेंज, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ, राइट, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। और हमने देखा कि जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी स्टेट, ये तीनों में ही क्या होता है, चेंज आ जाता है। अर्थात केमिकल चेंज में जो कुछ सब्सटेंस होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जिस सब्सटेंस में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, राइट। एंड जो कन्वर्टेड या न्यू मटेरियल होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर। तो यहां पर आपको लिखने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा याद रखते जाना है, राइट। सबसे पहले क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एंड इन अ केमिकल रिएक्शन वन और मोर सब्सटेंसेस, जिनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एज वेल, राइट। और जो केमिकल चेंज होती है, तो चूंकि केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक रीअरेंजमेंट होता है और उसी की वजह से एक डिफरेंट क्या होता है, सब्सटेंस बनता है। तो चाहे केमिकल चेंज हो या केमिकल रिएक्शन, बात एक ही है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक रीअरेंजमेंट ऑफ अ सब्सटेंस टू फॉर्म अ डिफरेंट सब्सटेंस हो जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। नाउ हियर 3 मार्कर क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज रिएक्टेंट्स, व्हाट इज प्रोडक्ट। तो इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होता है, द सब्सटेंस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज, राइट।
तो जो सब्सटेंस केमिकल चेंज के लिए अंडरगो होता है, राइट, तो द सब्सटेंस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस, राइट, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। एक चीज और, केमिकल रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट को लेफ्ट साइड लिखा जाता है, सॉरी रिएक्टेंट्स को, ये हो जाएगा रिएक्टेंट फर्स्ट और बी ये क्या हो जाएगा रिएक्टेंट सेकेंड। इसमें जो एरो होता है, राइट, एरो की जो टेल होती है वो रिएक्टेंट्स की ओर होती है और जो हेड होता है वो प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर सी एंड क्या हो जाएगा डी, तो ये प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। विच मीन्स दैट इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर रिटन लेफ्ट साइड और जो प्रोडक्ट हैं उनको एरो के राइट साइड में जो है लिखा जाता है। नाउ वी विल सी द केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिस्ट्री में रिएक्शंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए, राइट, केमिकल्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए, केमिकल्स को रिएक्शंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए, राइट, एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए उनको कुछ केमिकली सिंबल्स दिए गए और इन सिंबल्स के आधार पर जब एक केमिकल रिएक्शन को दर्शाया जाता है तो उसको ही क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, राइट। तो यदि 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, देन बी कैन राइट अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल सिंबल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो वेरी जो इजी डेफिनेशन है, राइट, अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ क्या हो जाएगा? केमिकल सिंबल्स हो जाएगा। और जो केमिकल इक्वेशंस होती है, जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट्स को कहाँ पर लिखा जाता है? लेफ्ट साइड लिखा जाता है, राइट, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको राइट साइड लिखा जाता है एरो के द्वारा, राइट। और जो एरो होता है वो किसको? चेंज को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर लिखें, राइट, जैसे रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन कंबूशन ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो प्राप्त होती है, ये हो जाएगी केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स के द्वारा, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो जाएगा? Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो जाएगा? O2। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबशन होता है तो उससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हमने लिख दिया, रिएक्टेंट फर्स्ट हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लिखेंगे 2Mg प्लस का रिएक्टेंट सेकंड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, और इससे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हमने इस तरफ लिख दिया। क्लियर? तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन पूछी जाए, सो अ केमिकल इक्वेशन is a representation of chemical reaction with the help of chemical symbols of substance। और केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को हमेशा, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो एंड एरो रिप्रेजेंट्स हियर चेंज। क्लियर? अब हम यहाँ पर जो है, जो केमिकल इक्वेशन होती है, राइट, वो 2 प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट, तो जो केमिकल इक्वेशन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक क्या हो जाएगा? वैलेंस्ड इक्वेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा? अनवैलेंस्ड, या जिसको क्या कहा जाता है? स्केल-टाल इक्वेशन भी कहा जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड इक्वेशन एंड व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड और स्केल-टाल इक्वेशन? Right, to understand the scale-tall equation or balanced equation, we need to study law of conservation of mass, right? So law of conservation of mass क्या होता है उसको हम समझते हैं, right? So according to the law of conservation of mass, the number of atoms of the elements remains the same before or after the chemical reaction.
इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जैसे दो यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, तो उसमें एटम्स की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में एटम्स की जो नंबर है वो हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि जो एटम्स हैं, एटम्स नाइदर कैन बी क्रिएटेड इन केमिकल रिएक्शन नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन, राइट। तो इसीलिए चूंकि केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो जो है क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, इसीलिए नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो बिफोर और आफ्टर रिएक्शन जो है समान होना चाहिए, राइट। तो इसको ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल reaction, right. And for that it is necessary to valence the atoms of the element, right, in reactant and product element, right. जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँ, right, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया H2 प्लस का O2। अब वी नो दैट कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो उससे वाटर बनता है। क्या ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सही है, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, कितने एटम है 3। यहाँ पर कितने, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 4, मतलब यहाँ पर 4 एटम है और यहाँ पर कितने एटम है, 3 एटम है। इसका मतलब यहाँ पर तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन के बाद में एटम्स की संख्या में कमी आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है इसको ही स्केल्टाल रिएक्शन कहा जाता है, राइट। सो इन अ केमिकल इक्वेशन इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट एलिमेंट, राइट। अब इसी के आधार पर जो इक्वेशन है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की हो जाएगी। सबसे पहला क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा, राइट। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, वेरी सिंपल, राइट। इन अ केमिकल इक्वेशन द इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इज सेम ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द एरो मार्क। तो जो जिस एरो मार्क से हम रिएक्शन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरो के दोनों साइड अगर एटम्स की संख्या बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि a equation is said to be balanced equation if number of the atoms of reactants and number of the atoms of products are same। तो प्रोडक्ट्स के एटम्स और यदि रिएक्टेंट्स के एटम्स समान है तब भी वो बैलेंस इक्वेशन होगी। या फिर हम ये कहें कि नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इज सेम ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द एरो मार्क, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर Mg प्लस का O2, जो अभी हमने समझा था कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। बट दिस इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन बिकॉज हियर Mg का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पर एटम की संख्या कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है Mg और 2, तो ये गलत है। हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 mg लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 mg हो जाएगा। अब आप देखिए 2 और 2 4, यहाँ पर भी 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ये 2 मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो mg के 2, ऑक्सीजन के 2, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, अब यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी, राइट। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड या स्केल्टाल केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो स्केल्टाल जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम 2 तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो यही हो जाएगा, राइट, इन अ केमिकल इक्वेशन इफ नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट सेम ऑन आइदर साइड ऑफ द एरो, राइट। तो एरो के दोनों साइड यदि नंबर ऑफ द एटम्स की संख्या समान नहीं है, राइट। सो इफ number of the atoms of the elements are not same on either side of the arrow, then this equation is called Skeltal chemical equation.
या इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल और सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जब प्रोडक्ट्स के एटम की संख्या और रिएक्टेंट्स के एटम्स की संख्या में समानता नहीं होती है या समान नहीं होते हैं, तो उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, स्केल-टाल इक्वेशन कहा जाता है, राइट। फॉर एन एग्जांपल, राइट, फॉर एन एग्जांपल हियर H2 प्लस का O2 H2O, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। देन Mg प्लस का O2 MgO, राइट। तो ये दोनों एग्जांपल्स क्या हैं, स्केल-टाल इक्वेशन के हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 एटम्स हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2 3, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, राइट। तो हमने केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो जितने भी कंसेप्ट है, जैसे रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनवैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उन सबको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन क्या होती है हम समझ चुके हैं, राइट। In chemical reaction, new substances are formed by breaking of bonds between atoms and addition of the new bonds, right? या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी दिखाए जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, right? The process of chemical change is known as chemical reaction, and when chemical reaction is represented with the help of chemical symbols, then this chemical reaction is known as chemical equation। और chemical reaction में हमेशा जो atoms और molecules होते हैं वो क्या होते हैं, rearranged होते हैं, राइट। जो chemical reactions होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो chemical reactions can be seen in the following forms। First is combination reaction, then decomposition reaction, right। अब आप कहेंगे we have to study 12 reactions, so these reactions are simple, right। यहां पर मैंने क्या किया है आप समझिए, जो भी रिएक्शन इस तरफ लिखी है जस्ट उसकी अपोजिट रिएक्शन इस तरफ लिखी, राइट। जैसे समझिए, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका अपोजिट नहीं है, ये क्या है, इसी का एक और प्रकार है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। देन रिवर्सिबल रिएक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी इरिवर्सिबल रिएक्शन। देन स्लो रिएक्शन तो इसकी अपोजिट हो जाएगी रैपिड रिएक्शन। तो इसका मतलब यदि आपने ये 5 रिएक्शन आप याद कर ली तो ये 5 आपको एक तरीके से ये इनकी अपोजिट है तो ये आपको याद हो ही जाएंगे, राइट। चलिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम ही क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन है, राइट। अब कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर किसका है, वो है रिएक्टेंट्स का। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगी, राइट। अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction, right? So a reaction in which 2 or more reactants, combine to form a single product, then this reaction is known as combination reaction. Example first, combustion of coal हो जाएगा, right? This is coal and in the presence of oxygen तो क्या होगा यहाँ पर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको हम अभी देख चुके हैं। 2H2 प्लस को O2 तो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। देन रिकवरी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो CaO प्लस का क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा वाटर, तो CaOH2 बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू वाइटन द वॉल्स, राइट। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको जो वॉल्स होती हैं उनको वाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अप्लाई किया जाता है वॉल्स पे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनाता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर होती है यही क्या करती है, साइन करती है। तो इस तरीके से दीवालों को वाइट साइन देने के लिए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल पर अप्लाई किया जाता है। और चूंकि यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो ऑक्सीजन से स्लो रिएक्शन करता है, इसीलिए आफ्टर 2 and 3 days of the whitening the formation of calcium carbonate CaCO3 gives a sign to the walls। तो 2-3 दिन बाद जो है वॉल जो है चमकने लगती है। चलिए अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट होता है, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट्स मोर देन 2 होते हैं। इसकी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट 1 होगा, प्रोडक्ट क्या होंगे, मोर देन 2 होंगे। तो वेरी सिंपल क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। अ केमिकल रिएक्शन, राइट, a chemical reaction in which a single reactants, right, a chemical reaction in which a single reactant breaks down to form a smaller product is called a decomposition reaction। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो कई स्मॉल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, टूट जाता है, उसको ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए जो क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट होता है, राइट, FeSO4 पॉइंट क्या हो जाएगा 7H2O। तो व्हेन द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड, राइट, तो ऑन हीटिंग द, राइट, तो जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, सो ऑन हीटिंग द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O लूसेस द वाटर, तो सबसे पहले जो वाटर है वो क्या होता है, लूज हो जाता है। आफ्टर दैट द क्रिस्टल चेंजेस, इट डिकम्पोजेसेस इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये केमिकल इक्वेशन हो जाएगी 2FeSO4। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक रिएक्टेंट हो जाएगा जो कि मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में जो है ब्रोक डाउन हो रहा है इसका। तो 2FeSO4 तो Fe2O3 देन SO2 देन क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये यहाँ पर हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस हो जाएगा, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, लाइट डिकम्पोजिशन, सनलाइट डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो वेरी इजी, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो बट किसकी वजह से, थर्मल हीट की वजह से, राइट, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द हीट, राइट। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन घटित होती है हीट की वजह से तो उसको ही थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा CaCO3, तो जब CaC3 को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो व्हेन CaCO3 इज प्रोवाइडेड हीट तो वह है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनाइड में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। एक चीज और आप ध्यान रखें केमिस्ट्री में, इफ यू नो द नेम ऑफ द कंपाउंड then please write the name of compound while writing answer in your math copy। क्योंकि अगर आप केवल और केवल जो है इक्वेशन लिख देंगे और उसके नीचे अगर आप उसका नाम भी लिख देंगे, जैसे ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, तो आपने इसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया, जैसे ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो वो बेहतर आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है प्राप्त करेंगे। तो बहरहाल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हीट की वजह से हो तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड कराई जाती है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाता है। देन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सी इफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, तो जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो तो उसको ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या इसको ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है। एंड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसीलिए आप यहाँ पर इसके दो फैक्टर याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो इफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और इसको ही इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम 2H2 हो वाटर, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, टूट जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो एक एनोड होगा और एक होगा कैथोड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होती है वो आप याद रखना। तो इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एट द कैथोड, हाइड्रोजन कहाँ पर, कैथोड पर ऑब्टेन होती है, ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन एट द एनोड। क्लियर। थर्ड हो जाएगा फोटोलिसिस, या इसको सनलाइट डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, राइट। इफ द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight, then this is known as photolysis or sunlight decomposition, right. For an example, silver chromide, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सनलाइट, तो सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोराइड क्लोरीन गैस में जो है टूट जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ पर आप याद रखें जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, द सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड एज अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका नाम ही है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अर्थात इसमें रिएक्टेंट्स के एटम का या रिएक्टेंट्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स is replaced by another element or group of element is known as displacement reaction। यहाँ पर group of element हो जाएगा, right। So very easy, a chemical reaction in which one element or group of elements is replaced by another element or group of element is called as displacement reaction। For an example, FeCuSO4। अब इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न जो होता है वो होता है रिएक्टिविटी। आप यहाँ पर देखें तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन क्या हो जाएगा, कॉपर। आप कॉपर को और आयरन को अगर आप मॉइस्ट एयर में रखेंगे तो जो आयरन है वो तेजी से जो है रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ में। तो चूंकि यहाँ पर फेरस या वी कैन से दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन Cu, इसीलिए जो CuSO4 है इसमें से Cu को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो Fe प्लस का CuSO4, तो यहाँ पर FeSO4 और ये Cu का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो सीधी सी बात है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो जब दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं ईच अदर में क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या इसको हम और भी सरल शब्दों में जो है डिफाइन कर सकते हैं, सच केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction।
फॉर एन एग्जांपल Na2SO4, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। देखिए सबसे पहले ये किस में टूटते हैं, आयंस में। यहाँ पर Na2 आयन बनेगा, यहाँ पर SO4 नेगेटिव आयन बनेगा, Ba ये Cl2 होना चाहिए यहाँ पर, तो Ba प्लस यहाँ पर Cl2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BaSO4 और Na2 और Cl2 इन दोनों के बीच में आयन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये BaSO4 हो जाएगा और ये 2NaCl हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो है रिएक्शन घटित होती है। सो इस तरीके से हम जो है आज, राइट, इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. In the next lecture we will study the remaining reactions. Till then, thank you.